हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने जो इसरो या फिर इंडिया के जो अलग अलग सैटेलाइट्स हैं उसके बारे में हमने बात करी थी। जैसे कि इनसैट सीरीज, जीसैट सीरीज के बारे में बात करी थी। प्लस जो हाल फिलहाल अभी जो इम्पोर्टेंट सैटेलाइट्स जो इंडिया ने लॉन्च करे हैं, हमने उसके बारे में भी बात करी थी। अब हम आगे बढ़ेंगे, विल मूव ऑन फ्रॉम सैटेलाइट्स, विल मूव ऑन टुवर्ड्स इसरोज स्पेस मिशंस। आज के टॉपिक पे हम क्या करने वाले हैं, इसरो के जो स्पेस मिशन हो चुके हैं, मिशन टू मून, मिशन टू मार्स एंड अपकमिंग जो सोलर मिशन है, हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे, दे वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर योर प्री 3 मार्कर एंड 5 मार्कर्स। ठीक। उससे जैसे जैसे हम पढ़ते चलेंगे, साथ ही साथ सारी चीजें हम आइडेंटिफाई भी करते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द फर्स्ट इसरो मिशन, द फर्स्ट वन इज चंद्रयान 1 या फिर मिशन टू मून। ये जो मिशन है ये प्लान करा गया था टू रीच आउट द आउटर सरफेस ऑफ मून, जहाँ से हम मून का जो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन उसे स्टडी करने के लिए, जो लूनर सरफेस है उसे स्टडी करने के लिए, प्लस इन फ्यूचर मैन मिशन टू मून, इंडिया मैन मिशन मून के लिए हम रोड मैप तैयार करने के लिए हमने ये मिशन को लॉन्च करा था। रीजन बीइंग, इंडिया की जो या फिर इसरो की जो सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटी है वो तो पूरा वर्ल्ड क्लास है। ठीक। लेकिन हमारे पास आउट ऑफ अर्थ या फिर कह सकते हो किसी और सेलेस्टियल बॉडी में, जैसे मून या फिर दूसरे प्लेनेट में पहुंचने की एबिलिटी है या नहीं, हमें पता था नहीं। सो जो चंद्रयान 1 मिशन था, ये कह सकते हो टेस्टिंग मिशन था, एक एग्जाम की तरह था, जिसके थ्रू हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि इसरो एंड इट्स लॉन्च व्हीकल्स आर कैपेबल ऑफ रीचिंग इनटू अदर सेलेस्टियल बॉडीज। और इस मिशन के सहारे हमने अपनी आउटरीचिंग कैपेबिलिटी को शोकेस करा था। देखते हैं इसके बारे में। पहला मून मिशन चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 वॉज लॉन्च्ड बाय PSLV C11। ये आपके लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 1 जो है किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करा गया था? PSLV C11। इट वॉज लॉन्च इन इंडिया ऑन 22 अक्टूबर 2008। ये डेट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कब लॉन्च करा गया था? 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च करा गया था। अब बात करते हैं व्हाट वाज द मिशन ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 1। अगर चंद्रयान 1 3 मार्कर में आ गया तो हमारे लिए ये मिशन ऑब्जेक्टिव लिखना जरूरी रहेगा। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन वाज टू प्रिपेयर अ 3D atlas of both near and far side of the moon and chemical, mineralogical as well as photogeological mapping of moon। तो जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था चंद्रयान 1 मिशन का, वो क्या था? जो मून का 3D एटलास, मतलब उसके जो सरफेस का पूरा पूरा स्ट्रक्चर का एक 3D मैप बनाना। उसके अलावा हमें क्या करना है? मून की जो सरफेस की केमिकल, मिनरल, साथ ही साथ जो फोटो जियोलॉजिकल मैपिंग करनी थी। केमिकल मैपिंग में क्या रहेगा? जो मून का सरफेस है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें कौन कौन से केमिकल्स, कौन कौन से एटम्स, कौन कौन से मिनरल्स मौजूद है, वो आइडेंटिफाई करेंगे। प्लस फोटो जियोलॉजिकल मैपिंग के सारे हम क्या करेंगे? मून में सरफेस पे कहाँ कहाँ पे क्रेटर्स हैं, कहाँ कहाँ पे रेवाइंस हैं, कहाँ कहाँ पे माउंटेन्स हैं, ये सारी चीजों को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, ताकि इन फ्यूचर मान लेते हैं किसी वजह से अगर मून में सेटल होने की जरूरत पड़ गई या फिर मून में स्पेस स्टेशन बनाने की जरूरत पड़ गई, तो हमें ये जानकारियों के बारे में कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। सो दिस वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 1 मिशन। नेक्स्ट, Chandrayaan 1 had made almost 3,400 orbits around the moon before it lost contact with Earth in 2009. Chandrayaan 1 had payloads from India. जो चंद्रयान 1 मिशन है, ये लगभग 2 साल के लिए प्लान आउट करा गया था। जो मिशन जब इसको डेवलप कराया गया था, इट वाज अ 2 ईयर मिशन। लेकिन 2009 के आसपास, दैट मीन्स यू कैन से अराउंड 10 महीने के बाद, 2000 अक्टूबर से 10 महीने के आसपास जो मिशन है वाइंड अप हो गया। रीजन ये था कि मून के 3400 टाइम्स चक्कर लगाने के बाद व्हाट हैपेंड इज, जो चंद्रयान 1 का जो स्पेसक्राफ्ट था या फिर जो सैटेलाइट था, रोवर है, जो भी आप कह सकते हो, इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद अर्थ। दैट मीन्स ये मून के चक्कर तो लगा रहा था, बट मून से हमारे पास कोई सिग्नल भेज नहीं पा रहा था। सो वी लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद दैट डिवाइस। तो इसी वजह से एब्रप्टली या फिर सडनली ये जो मिशन है ये वाइंड अप हो गया या फिर खत्म हो गया। नाउ इस मिशन में इसरो ने क्या करा था? कुछ डिवाइसेस को इस्तेमाल करा था। ये आपको राइट साइड पे दिख जाएगा, दिस इज द डिवाइस या फिर जो चंद्रयान 1 का जो स्पेस क्राफ्ट है। कहने के लिए हम स्पेस क्राफ्ट कहते हैं, बट इट वॉज अ
सैटेलाइट ऑफ सॉर्ट्स। ठीक, इस सैटेलाइट में अलग अलग इक्विपमेंट्स या फिर पेलोड्स ऐड करे गए थे। देखते हैं एक एक करके। पेलोड क्या है? टेरेन मैपिंग कैमरा, टीएमसी। एज द नेम सजेस्ट, इसका काम क्या होगा? जो मून का जो टेरेन है, सरफेस है, उसको मैप आउट करना। कहाँ पे क्रेटर है, कहाँ पे माउंटेन्स है, इन सारी चीजों के इमेजेस लेना। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस, अगेन हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस से क्लियर इमेजेस मून के सरफेस के बोथ एट द डे टाइम एंड नाइट टाइम इमेजेस लेने में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट, ल्यूनर रेज लेजर रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट, एलएलआरआई। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये लेजर लाइट स्पेस से फोकस करती थी ऑन मून सरफेस। इसके सारे होगा क्या? जो मून के सरफेस की जो हाइट है, अलग अलग हाइट, डेप्थ वगैरह को ये मेजर करने में हेल्प कर रही थी। अगर मून में कोई क्रेटर है, वो कितने मीटर, कितने किलोमीटर डीप क्रेटर है। अगर कोई माउंटेन है, तो उसकी क्या हाइट है। तो ये सारे हाइट वगैरह को मेजर करने में ये हेल्प कर रही थी। नेक्स्ट, हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, HEX। ये जो हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, ये गामा रेज का इस्तेमाल कर रहे थे। और इस गामा रेज से क्या फायदा मिल रहा था? मून के सरफेस पे मौजूद जो रेडिएशन वगैरह है, उसको हम मेजर कर रहे थे कि उसमें कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कि नहीं। मान लेते फ्यूचर में कभी मैन मिशन हुआ, वहां पे मैं ह्यूमन सेटल होने लगा, तो अगर चारों तरफ एटमॉस्फेयर में रेडिएशन फैला हुआ होगा, तो हाउ आर यू गोइंग टू सर्वाइव? तो रेडिएशन है ही नहीं, कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है नहीं है, सरफेस पे है नहीं है, उन सारी चीजों की जानकारी ली जा रही थी। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी था कि हाँ, फ्यूचर मैन मिशन के लिए तो हेल्प करेगा ही करेगा। प्लस मान लेते हैं अगर ह्यूमन वहां पे आगे चल के सेटल होते हैं, तो इसी रेडियो एक्टिव मटेरियल को इस्तेमाल करके वो न्यूक्लियर एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड लास्ट वन वाज मून इम्पैक्ट प्रोब। मून इम्पैक्ट प्रोब क्या था? ये एक डिवाइस था जो कि जो MIP है, ये एक डिवाइस है जो कि स्पेस से, जो हमारे लॉन्च व्हीकल या फिर चंद्रयान 1 का जो लॉन्च व्हीकल था, वहां से ड्रॉप करा गया था। और इस मून इम्पैक्ट प्रोब का काम है, ये जब मून के एटमॉस्फेयर से होता हुआ कहाँ इम्पैक्ट करेगा, टच डाउन करेगा मून के सरफेस पे। ये जो जर्नी, इसी जर्नी के दौरान फ्रॉम स्पेस ऑन टू मून सरफेस, इस जर्नी के दौरान मून के एटमॉस्फेयर को ये स्टडी करेगा कि अलग अलग एटमॉस्फेरिक लेवल पे क्या क्या टेम्परेचर है, मून के अलग अलग एटमॉस्फेरिक लेवल पे कौन कौन से गैसेस मौजूद हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है, डस्ट है या नहीं, विंड वेलोसिटी क्या है। तो ये सारी चीजों को एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन है, उससे ही आइडेंटिफाई कर रहा था। ठीक, सो दीज वर द 5 मेजर पेलोड्स और इंस्ट्रूमेंट्स दैट वर यूटिलाइज्ड ऑन चंद्रयान 1 मिशन। नेक्स्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो मिशन तो है 2009 में वाइंड अप हो गया, लेकिन इस मिशन से हमें कुछ फायदा हुआ है या नहीं? इवन दो इट वाज वाइंड अप इन 10 मंथ्स, जो कि हमारे जो रिक्विजिट टाइम पीरियड से बहुत कम था, आधे से भी कम था, बट फिर भी इसरो के जो साइंटिस्ट है, बाद में जो चंद्रयान 1 से जो हमें इंफॉर्मेशन मिला था, उस इंफॉर्मेशन को कोलेट करने के बाद, एनालाइज करने के बाद, इसरो के साइंटिस्ट का ये मानना है कि ऑलमोस्ट 95% ऑफ मिशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान 1 वाज अचीव्ड। इस 10 महीने में हमने मिशन के जो 95% ऑब्जेक्ट्स थे, उसको हमने फुलफिल कर लिया है। मोस्ट ऑफ द requirements were fulfilled. जैसे कि the most significant result from Chandrayaan 1 is the discovery of presence of hydroxyl and water molecules on the lunar surface. OH and water molecules होने का एक हमें प्रूफ मिल गया है, जिससे हमें क्या फर्क पड़ जाता है? इससे ये फर्क पड़ता है कि हमें एक साइंटिफिक प्रूफ मिलता है कि either life is sustaining on it or it can sustain। ठीक, क्योंकि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर हाइड्रोक्सिल आयन है प्लस वाटर अगर मौजूद है, दैट मीन्स लाइफ वहां पे सस्टेन कर रही होगी। या फिर अगर नहीं भी कर रही है, तो इन फ्यूचर कर सकती है। अगर हम जाके वहां पे सेटल होते हैं, तो वी कैन ऑल्सो सर्वाइव। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव। सो इट इज एन important डिस्कवरी फॉर चंद्रयान 1। The inference of subsurface water ice deposits in the base of crater in permanent sun shadow, detection of possible existence of water molecules in lunar environment। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। जो सन शैडो साइड पे क्या मौजूद है, सन के शैडो साइड पे जो आइस के क्रेटर्स पाए गए, आइस के डिपॉजिट्स पाए गए, जो कि इन फ्यूचर मैन मिशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, कैल्शियम ऑन लूनर सरफेस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एल्यूमिनियम,
फ्यूचर के किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे कि अगर हम वहाँ पे ह्यूमन फ्यूचर में जाके अगर सेटल होते हैं, तो क्या यहाँ से सारा का सारा मेटल वगैरह लेके जाएंगे, हाउस बिल्डिंग मटेरियल लेके जाएंगे कि अर्थ से थोड़ा ना वो टो करते हुए लेके जाएंगे मून। सो व्हाट दे हैव टू डू इज लूनर सरफेस पे ही मेटल्स को इस्तेमाल करके वहाँ पे इक्विपमेंट्स बनानी है। तो उसके लिए मैग्नीशियम एल्यूमिनियम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर मेटल्स। फिर जब हम सिलिकॉन की बात करते हैं, एसआई, सिलिकॉन इज एसेंशियल। क्यों? सिलिकॉन है मतलब सिलिका भी होगा, दैट मीन्स सैंड भी होगा, एंड सैंड इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर कंस्ट्रक्शन। कैल्शियम बहुत सारे केमिकल एनालिसिस के लिए, प्लस एज अ कंपोनेंट ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मेजर ये फोर हमें एलिमेंट्स मिले हैं, ये अगेन ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट उसके अलावा और क्या करा गया है? 3D conceptualization of many lunar craters of interest are other scientific results from Chandrayaan-1। अब बोलोगे सर क्रेटर से हमें क्या फायदा है? क्रेटर से हमें फायदा रहता है कि आगे चल के अगर वहां पे कोई स्पेसक्राफ्ट लैंड कराते हैं, तो कैसे हम इन क्रेटर्स को अवॉइड करें। पता चला हमने यहाँ से एक स्पेसक्राफ्ट भेज दिया कि हम लूनर सरफेस पे जाके लैंड करेगा, और क्रेटर में ही गिर गया, तो स्पेसक्राफ्ट भी गया, जो एस्ट्रोनॉट्स है वो भी गए। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्रिएटर्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी रहता है। प्लस क्रिएटर कैन ऑल्सो बी यू नो सेफ्टी प्लेस फॉर अस। मान लेते हैं अगर वहां पे लूनर स्टॉर्म वगैरह आ रही है, तो क्रिएटर से हम क्या कर सकते हैं, यूज करके वहां पे हाउसिंग या फिर रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स वगैरह बना सकते हैं, हाइड आउट्स वगैरह बना सकते हैं, जो कि फ्यूचर में हेल्प करेगा। सो दीज फाइंडिंग्स ऑफ चंद्रयान 1 मिशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर 3 मार्कर में चंद्रयान 1 आ गया, तो हम क्या करेंगे, डेट मेंशन करेंगे प्लस ऑब्जेक्टिव मेंशन करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अगर ये 5 मार्कर में आया, तो हम क्या मेंशन करेंगे, डेट, ऑब्जेक्टिव प्लस रिजल्ट ऑफ चंद्रयान 1 मिशन। ये हमारे लिए टास्क रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिशन इज मार्स ऑर्बिटर मिशन या फिर मंगलयान मिशन। एक जैसे चंद्रयान था टू द मिशन टू मून, सिमिलर दिस इज मिशन टू मार्स। देखते हैं इसके बारे में। MOM has completed 6 years in space since its launch on November 5th, 2013. It was India's first interplanetary mission launched by using PSLV C-25 रॉकेट। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कब लॉन्च करा गया है, November 5th, 2013 को लॉन्च कराया गया था। फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन है, साथ ही साथ इसमें कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज कराया गया है, PSLV C-25। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ प्री फैक्ट्स देख लेंगे। Pre facts: India has created global history by becoming first Asian nation to reach Mars orbit in a space mission। ये हमारे लिए बन गया प्री के लिए इंपॉर्टेंट। इंडिया इज द फर्स्ट एशियन नेशन टू रीच मार्स। नेक्स्ट, ISRO has become the fourth space agency to reach Mars after Soviet space program, NASA and European Space Agency। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया कि इंडिया या फिर इसरो इज द फोर्थ एजेंसी टू रीच मार्स आफ्टर यूएसएसआर, नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमओएम या फिर मार्स ऑर्बिटर मिशन। लेकिन जब हम पढ़ेंगे अभी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, हम ऑब्जर्व करेंगे कि चंद्रयान 1 के मिशन ऑब्जेक्टिव्स और मंगलयान के ऑब्जेक्टिव्स ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस है ही नहीं। देखते हैं। MOM was aimed to explore and observe Mars surface features, वही craters, ravines हैं कि नहीं, mountains है या नहीं, वही सारी चीजें स्टडी करी जा रही थी। Morphology, mineralogy, वही mineral content and Martian atmosphere, मार्स का जो एटमॉस्फेयर, जैसे वहां पे मून इम्पैक्ट प्रोब यूज करा गया था, बस वैसे ही मार्स के एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, अलग अलग लेवल पे कौन कौन सी गैसेस हैं, ह्यूमिडिटी है नहीं है, डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं नहीं आते हैं, ये सारी चीजें यूज करी गई थी। सॉरी, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने के लिए मार्स मिशन को लॉन्च करा गया था। अगर MOM एक 3 मार्कर में आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, डेट मेंशन करेंगे। अगर डेट याद नहीं आ रहा तो हम एटलीस्ट मंथ एंड ईयर मेंशन कर लेंगे, प्लस जो मिशन ऑब्जेक्टिव है वो भी हम लिखेंगे कि इस वजह से इसको लॉन्च करा गया था। आगे देखते हैं मार्स मिशन में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज करे गए थे। इट कैरीड 5 इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एटमॉस्फेरिक स्टडीज। 5 इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे कैरी करे गए थे, सच एज फॉर एटमॉस्फेरिक स्टडीज। एटमॉस्फेरिक स्टडीज के लिए क्या यूज करा गया था, लिम्फन अल्फा फोटोमीटर यूज करा गया था। लिम्फन अल्फा फोटोमीटर का काम यह है, एटमॉस्फेरिक गैस में जो गैस की कंपोजिशन है, इंडिविजुअल गैस के कंपोजिशन को आइडेंटिफाई करना,
ये आइडेंटिफाई करेगी हाँ ऑक्सीजन कंटेंट कितना है, नाइट्रोजन कंटेंट कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं है, SO2 है ये नहीं। तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है उनके कंपोजिशन को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट, मीथेन सेंसर फॉर मार्स। मीथेन का जो सेंसर है, एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस है या नहीं। अब बोलोगे सर मीथेन गैस से क्या लेना देना हमें। मीथेन गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मार्शी गैस भी कहा जाता है, स्वैम्प गैस भी कहा जाता है, स्वैम्प गैस भी कहा जाता है। अब इस गैस की खासियत क्या है, ये नेचुरली कब प्रोड्यूस होता है, जब कहीं ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन होता है। दैट मीन्स जब कोई चीज गल सड़ रही होती है, ऑर्गेनिक चीज जब गलती है सड़ती है तभी गैस प्रोड्यूस होता है। दैट मीन्स अगर हमें मार्स पे मीथेन मिल गया, दैट मीन्स व्हाट, लाइफ इज सस्टेनिंग ऑन मार्स, या फिर पहले कभी सस्टेन कर रही हुई जो कि आज मर चुकी है और वो गल सड़ के मीथेन प्रोड्यूस कर चुकी है। नेक्स्ट, पार्टिकल एनवायरनमेंट स्टडीज के लिए, एनवायरनमेंट में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं उसकी स्टडीज के लिए मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर, दैट इज मेन का। नेक्स्ट, सरफेस इमेजिंग स्टडीज, सरफेस के जो इमेजेस हैं या फिर फोटोग्राफी के लिए थर्मल इमेजिंग, इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर जिसके जरिए हम मार्स का सरफेस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्लस मार्स कलर कैमरा अगेन मार्स के फोटोग्राफ लेने के लिए। सो दीज आर द 5 इक्विपमेंट्स दैट वर यूज्ड इन योर मार्स मिशन या फिर मंगलयान मिशन। Next, Mars Color Camera took close distance images of Phobos and Deimos, the two moons of Mars. ये हमारे लिए important है। जो मार्स कलर कैमरा है, it took close distance images of Phobos and Deimos. इससे पहले किसी और कंट्री ने नहीं करा था। इंडिया ने अभी तक का सबसे बेस्ट इमेजेस इन दोनों मून्स के लिए हैं। प्लस यहाँ पे हमें दो प्री क्वेश्चन में मिल, एक और प्री क्वेश्चन में मिल गया। मार्स के जो मून है उनका क्या नाम है, फोबोस एंड डेमोस। नेक्स्ट, MOM is the only Martian artificial satellite that could capture the full disk of Mars in one view, या फिर in one frame. It also takes images of far side of Deimos, that is the moon of Mars. तो ये आपके लिए important है। Mars is the only satellite, Mangalyaan was the only satellite that was able to capture the full frame of Mars. तो ये एक important aspect है हमारे लिए pre के हिसाब से। Next, the important conclusion of mission has been the finding that dust storms on Mars can rise up to hundreds of kilometers. जो मार्स के सरफेस पे जो डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं that can rise up to hundreds of kilometers. This is one of the important findings of मंगलयान मिशन। इसके अलावा हमने मंगलयान के सहारे मार्स के एटमॉस्फेयर की स्टडी भी एनालाइज करी है, प्लस जो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है उस चीज को भी स्टडी करा है। उन्हीं स्टडी को बेस बना के इन फ्यूचर वी आर होपिंग टू लॉन्च मंगलयान 2 मिशन। आगे बढ़ते हैं, अवार्ड्स फॉर इसरो। इसरो हैज बीन प्रेजेंटेड विथ इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर द ईयर 2014, द सक्सेसफुल मार्स ऑर्बिटर मिशन एंड फॉर स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, MOM team won US National Space Academy Space Society's 2015 Space Pioneer Award in Science and Engineering category. So इसरो को दो दो अवार्ड मिले हैं। पहला है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, एंड द सेकंड वन वाज नेशनल स्पेस सोसाइटीज 2015 स्पेस पायोनियर अवार्ड। So these are two awards that were given to मंगलयान मिशन। अगेन ये हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ISRO is planning to develop and launch a follow-up mission called as Mars Orbiter Mission 2 or Mangalyaan 2 with a greater scientific payload to Mars in 2024। ये अभी के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 2024 में जो बच्चे, अगेन आई विश आप लोग नहीं हो, बट फिर भी जो बच्चे मेंस या फिर प्रीलिम देने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा। सो दिस इज अबाउट मंगलयान या फिर MOM मिशन। लेकिन इसमें हमें याद क्या रखना है, कब लॉन्च करा गया था, ऑब्जेक्टिव क्या है, नेक्स्ट इससे क्या फायदा मिला है, में क्या फाइंडिंग हुई है। जैसे कि जो मून मार्स के जो दोनों मून है उनके हमने इमेजेस लिए हैं, प्लस मार्स के सरफेस पे जो डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक राइज करते हैं, ये भी हमने स्टडी करा है। सो दिस इज योर मंगलयान 1 मिशन। नेक्स्ट, चंद्रयान 2। इसके बारे में मुझसे ज़्यादा तो आपको जानकारी होगी। लास्ट ईयर ही चंद्रयान 2 लॉन्च कराया गया था और आपने इसके बारे में बहुत पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो अगेन ये भी हमारे लिए प्री एंड 3 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 5 के लिए उतना नहीं है, रीजन बिंग पार्ट ऑफ द मिशन वाज फेलियर। विक्रम लैंडर के बारे में आपने सुना होगा,
इट वाज फेलियर, तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसे पढ़ लेंगे। चंद्रयान 2 मिशन, it was India's second mission to moon and was a follow-up mission to Chandrayaan 1 mission. Chandrayaan 1 के बाद ये follow-up mission था. Chandrayaan 2 was launched from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, India, aboard a GSLV rocket on 22nd July 2019 and reached lunar orbit on August 19. तो ये हमारे लिए ऑब्जेक्टिव है। कब कहाँ से लॉन्च करा गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च करा गया था, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में मौजूद है। नेक्स्ट, कौन सा डिवाइस हमने यूज करा है? जीएसएलवी। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मंगलयान चंद्रयान पीएसएलवी से लॉन्च करा गया था, लेकिन चंद्रयान 2 जीएसएलवी से लॉन्च कराया गया है। नेक्स्ट, कब लॉन्च करा गया था? जुलाई 22 2019। ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस ये लूनर ऑर्बिट कब पहुंचा था? अगस्त 19 को पहुंचा था, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द 6 सितंबर, दैट इज सितंबर 7 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मून लैंडिंग अटेम्प्ट, इसरो ऑफिशियल लॉस्ट कांटेक्ट विद द विक्रम लैंडर। ठीक, अभी मैंने कहा था कि विक्रम लैंडर फेल हो गया था, तो यह हुआ कब? 6 सितंबर, और इंडियन इंटरनेशनल आईएसटी के अगर देखें तो फिर सितंबर 7 को हुआ था। और इसमें हुआ क्या? विक्रम लैंडर के साथ हमारा कॉन्टैक्ट क्या हो गया? मिस आउट हो गया। अब विक्रम लैंडर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस लैंडर के अंदर क्या मौजूद था? इट कंटेन्ड प्रज्ञान रोवर। रोवर क्या है? ये एक ड्रोन है, रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल जैसा है, जो कि मार्स के सरफेस पे पहुंचने के बाद, जब ये विक्रम लैंडर मार्स के सरफेस पे पहुंच जाता, होता है ये बक्से जैसा है लैंडर एक्चुअली, जब ये वहां पे रीच कर जाता, इट वुड हैव डिप्लॉयड या फिर रिलीज प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान रोवर का काम था कि मार्स के सरफेस को एनालाइज करना, वहां से सॉइल सैंपल को कलेक्ट करेगा, रिसर्च करेगा, और उसकी डेटा को कहाँ भेजेगा? इसरो के पास। अगेन, क्योंकि विक्रम लैंडर के साथ हमारा कांटेक्ट चला गया, तो प्रज्ञान रोवर वाला जो मिशन था वो भी क्या हो गया? डिफंक्ट, या फिर कह सकते हो इट वाज डिस्ट्रॉयड, या फिर ये फेल हो गया। As the probe was just 1.3 miles, that is 2.1 किलोमीटर above the lunar surface, बस सरफेस से 2 किलोमीटर पहले ही हमारा कांटेक्ट लूज आउट हो गया। नेक्स्ट, officials have been unable to reach the lander since losing contact on September 6. Despite the apparent crash landing of the lander, ISRO has confirmed that all the instruments on board the orbiter are working well. अभी चंद्रयान 2 मिशन था, इसके दो पैरामीटर्स थे। एक, लैंडर जो विक्रम लैंडर को पहुंचाना, दूसरा था ऑर्बिटर या फिर एक सैटेलाइट को लॉन्च करना, जो कि चंद्रयान मून के चक्कर लगाएगी। लेकिन ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है, जो कि मून के चक्कर लगा रही है और इमेजेस ले रही है, लेकिन जो लैंडर वाला जो प्रोग्राम था वो रिजेक्ट हो गया। तो बस यही डिफरेंस है। तो दिस मिशन वाज अ पार्शियल सक्सेस। वी वर एबल टू लॉन्च द सैटेलाइट, एंड सैटेलाइट इज इन मून एटमॉस्फेयर एंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड, ऑर्बिटिंग अराउंड द मून, वो सही है। लेकिन लैंडर के जरिए हम जो सॉइल के जो एनालिसिस करने वाले थे, वो हमारा क्या हो गया? फेलियर हो गया। द करंट ऑर्बिटर कैरीज 8 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। जो सैटेलाइट जो अभी ऑर्बिट कर रहा है, इट कैरीज 8 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, and Indian scientists are already poring over some of the mission's very first science data. अभी वहां से जो हमें इंफॉर्मेशन मिला है, उस इंफॉर्मेशन को अभी हमें एनालाइज कर रहे हैं, कोई रिजल्ट हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है। तो देखा जाए, ये जो ऑर्बिटर है, ये पहले के जो चंद्रयान 1 मिशन जैसा ही है, सेम है। खाली यहाँ पे वहां पे जो इमेजेस कैमरा वगैरह हमने यूज करा था, उसके कंपेरिजन में अभी का जो ऑर्बिटर है वो थोड़ा सा पावरफुल है, तो हमें और एक्यूरेट और एग्जैक्ट डेटा मिलेगा, उसका ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक, बट फिर भी लेसन हैज बीन लर्न बाय इसरो। इनकी क्या गलती क्या हुई होगी, इन्होंने सेल्फ अप्रेजल करा ही होगा, एंड इट इज बीइंग एज्यूम्ड नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2021, चंद्रयान 3 वुड बी लॉन्च्ड। अब देखते हैं उसके साथ क्या प्लान आउट कर रहे हैं। एंड चंद्रयान 3, अगर आज आपने न्यूज़ देखा होगा, चंद्रयान 3 में ये अनाउंस कराया गया है कि जैसे यहाँ पे विक्रम लैंडर चंद्रयान 2 में फेल हो गया, तो हम क्या करने वाले हैं? एक लैंडर लॉन्च करेंगे, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मून के सरफेस पे लैंड करेगा और सॉइल के एनालिसिस करेगा। उसके साथ एक्कम्पनी में एक ऑर्बिटर नहीं भेजा जाएगा। क्यों नहीं भेजा जा रहा है? क्योंकि ऑलरेडी चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर मौजूद है, तो अलग से एक और ऑर्बिटर भेजने की कोई जरूरत नहीं है। हम बस लैंडर भेज रहे हैं, जो कि प्रज्ञान रोवर जैसा एक और रोवर लॉन्च करेगा, जो कि सॉइल एनालिसिस करेगा। एंड अगेन इट इज प्लान फॉर
नेक्स्ट ईयर। ठीक, सो दिस इज योर Chandrayaan-2 मिशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मिशन की तरफ। नेक्स्ट मिशन इज गगनयान। अगेन ये अपकमिंग मिशन है फॉर वेंचरिंग इनटू आउटर स्पेस। देखते हैं। In 2004, the manned space mission was first endorsed by ISRO Policy Planning Committee। 2004 में डिसाइड करा गया था to launch Indians into space through indigenous launch vehicle, और इसके लिए गगनयान का प्लान कराया गया है। ISRO has successfully demonstrated some of the technologies required for the mission, such as space capsule recovery experiment, crew module atmospheric re-entry experiment, and reusable launch vehicle technology demonstrator, crew escape system and pad abort test। ये सारे मिशन टेस्ट अभी करे जा रहे हैं टू प्रूव कि हम ह्यूमंस को स्पेस में भेज भी सकते हैं और उन्हें वापस ला भी सकते हैं। और यही हमारा मिशन ऑब्जेक्टिव बनेगा फॉर गगनयान, टू लॉन्च इंडियंस इनटू स्पेस एंड ब्रिंग देम बैक ऑन टू अर्थ सरफेस। देखते हैं इसके बारे में। इसरो हैज रिसेंटली अनवील्ड ए स्पेस कैप्सूल दैट इज क्री मॉड्यूल, जहां पे अब जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स वहां पे रहेंगे। स्पेस सूट प्रोटोटाइप। ISRO has also finalized the layout and design of environmental control and life support system. A successful implementation of the mission could provide with multiple benefits such as, ये गगनयान का ऑब्जेक्टिव है। देखते हैं इसके बारे में क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर टेक्नोलॉजीज। अगेन इंडिया के पास अभी तक कोई टेक्नोलॉजी है नहीं टू लॉन्च मैन इनटू स्पेस, तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट रहेगा। इंक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगेन हमारे पास जो अभी ह्यूमन बॉडी की नॉलेज है रिगार्डिंग व्हाट हैपेंस टू ह्यूमन इन स्पेस, वो सेकेंड हैंड नॉलेज है, नासा और बाकी स्पेस एजेंसी की रिजल्ट्स हैं। अब वो कितना हमारे साथ शेयर करें हमें पता नहीं, हो सकता है वो कुछ सीक्रेट रख रहे हो। तो हमें फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलेगा जब हम हमारे साइंटिस्ट को भेजेंगे, तो हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पता चलेगा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोग्रेविटी। अगेन जीरो ग्रेविटी पे जब आप रिसर्च करते हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या नहीं, क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले पाएंगे। कॉस्मिक रेडिएशन ऑन बायो ऑर्गेनिजम्स रेंजिंग फ्रॉम बैक्टीरिया एंड प्लांट्स टू लार्जर मैमल्स। तो इन मिशंस में हम क्या करने वाले हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कुछ लार्ज मैमल्स को भी लेके जाएंगे एक्सपेरिमेंट कर पर्पस के लिए, और उनका उनके ऊपर कॉस्मिक रेडिएशन का क्या इफेक्ट है वो सब भी स्टडी करी जाएगी। सो दिस इज द मिशन ऑब्जेक्टिव ऑफ गगनयान। हम इसको मार्क करके रखेंगे, मिशन ऑब्जेक्टिव ऑफ गगनयान। अगर गगनयान 3 मार्कर में आ गया तो हम इस मिशन ऑब्जेक्टिव को लिखेंगे। गगनयान इज बीइंग प्लान्ड एज अ फ्यूचर मैन मिशन फॉर इंडिया या फिर इसरो, एंड इट हैज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, ISRO's Human Space Flight Center at Bangalore will be responsible for implementation of गगनयान प्रोजेक्ट। ये हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। गगनयान प्रोजेक्ट को हैंडल कौन कर रहा है? इसरो का एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, बेंगलुरु में है। ये इस प्रोसेस को हैंडल कर रहे हैं। नेक्स्ट, गगनयान aims to send a 3-member crew to space for a period of 5 to 7 days by 2022 when India completes 75 years of independence। ये जो मिशन है गगनयान मिशन है, ये प्लान करा जा रहा है फॉर 2022, जब हम 5 से 7 दिन के लिए ह्यूमन इंडियंस को स्पेस में लॉन्च करेंगे। एंड दिस आल्सो मैच अप विद 75 years of Indian independence। Next, ISRO has started planning for the mission accordingly. The first unmanned mission was planned in December 2020 and second unmanned mission in 2021 जून। फिर जो मैन मिशन होगा वो कब होगा? ये होगा इन 2022, दैट टू अराउंड योर इंडिपेंडेंस डे, अगस्त के आसपास ये प्लान करी जा रही है। सो दिस इज योर गगनयान मिशन। अगेन 3 मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहले 2 रहेंगे अनमैन्ड और जो थर्ड वाला 2022 वाला वो रहेगा मैन्ड मिशन। Last upcoming mission of ISRO, Aditya L1। आदित्य एज द नेम सजेस्ट इट रिप्रेजेंट सन। तो आदित्य L1 मिशन क्या है? सोलर मिशन है, सन के लिए मिशन है। देखते हैं इसके बारे में। इट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड scientific mission to study the sun, a joint venture between ISRO and physicists from leading institutes of the country। ये जो आदित्य L1 मिशन है, एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन इसरो एंड इट एंड जो टॉप मोस्ट साइंटिस्ट ऑफ वेरियस इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। द मिशन एम्स टू पुट अ हैवी सैटेलाइट इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज हैलो ऑर्बिट अराउंड अ पॉइंट बिटवीन सन एंड द अर्थ। द पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। इस हैलो ऑर्बिट पे एक स्पेसक्राफ्ट को प्लेस करना।
यही आदित्य L1 मिशन का मेजर ऑब्जेक्टिव है। The project is approved and satellite will be launched during 2019-2020 time frame by PSLV XL from Sriharikota। लेकिन कोविड की वजह से इस मिशन को अभी डिले करा गया है। सो अपकमिंग ये मिशन कब होगा हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है। इसरो के साइट पे अभी यही मेंशन करा गया है, इट वुड बी लॉन्च ड्यूरिंग 2019-2020 टाइम फ्रेम। तो एग्जैक्ट डेट हमें भी पता नहीं है। देखते हैं आदित्य L1 जो स्पेसक्राफ्ट है या फिर जो सैटेलाइट है क्या करने वाला है। आदित्य L1 was meant to observe only the solar corona, जो सन का जो आउटर सरफेस है बस उसी को ऑब्जर्व करेगा। The outer layers of sun extending to thousands of kilometers above the protosphere is termed as corona। ये हमारे लिए 3 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट। व्हाट इज कोरोना? ठीक, तो कोरोना क्या है? ये सन का आउटर सरफेस है जो कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर रहता है किसके ऊपर? फोटोस्फीयर के ऊपर। नेक्स्ट, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ आदित्य L1 मिशन? हम क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? सन को इतना स्टडी करने की क्यों जरूरत है? देखते हैं इसके बारे में। इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ओरिजिन ऑफ, सॉल्व नहीं है ये, टाइपिंग एरर हुआ है, सोलर है ये। ओरिजिन ऑफ सोलर स्टॉर्म्स एंड ऑल्सो फॉर कंस्ट्रेनिंग हाउ स्टॉर्म्स इवॉल्व एंड व्हाट पाथ दे टेक। नाउ व्हाट हैपेंस इज, सोलर स्टॉर्म्स होते रहते हैं, सोलर फ्लेयर जो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो उसी सोलर फ्लेयर को स्टडी करने के लिए मिशन लॉन्च करा गया, क्योंकि सोलर फ्लेयर के लिए कहा जाता है कि अर्थ के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। तो उसी ग्लोबल वार्मिंग का रीजन और सोलर फ्लेयर को स्टडी करने के लिए ये रिसर्च करी जा रही है। नेक्स्ट, इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द कोरोना, सन का जो आउटर सरफेस है उसे स्टडी करना है, प्लस सोलर विंड्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। अगेन, जो सोलर विंड्स वहां पे से ब्लो हो रही हैं उसकी वजह से अर्थ के एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ रहा है वो स्टडी करी जाएगी। It will yield information for space weather prediction and possibility of Indians developing their own space weather prediction model। ऑलरेडी ये मॉडल जो स्पेस वेदर प्रेडिक्शन मॉडल नासा के पास है, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास है, लेकिन हम हमारा खुद का एक इंडिजिनस मॉडल भी डेवलप करना चाहते हैं। उसके लिए भी ये मिशन लॉन्च करा जा रहा है। सो दिस इज द मिशन ऑब्जेक्टिव ऑफ आदित्य L1 मिशन। अगेन ये हमारे लिए प्री के लिए और 3 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 5 मार्कर में रेयर चांस है ये आएगा। ठीक, सो विद दिस वी आर डन विथ योर मिशंस ऑफ इसरो। आज लेक्चर को यहीं वाइंड अप करेंगे।